बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, लशपश होंगे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि इंटेलिजेंस है क्या, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही दफ़ा आता भी है और आया भी है और आएगा भी। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी, डिस्कस करूँगी इसी एक वीडियो में तमाम थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये तमाम वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने बने रहना है वीडियो के एंड तक। तो लेके बैठ जाए चाय का मग और पेशेंस बना के रखना है। आपने वीडियो को देखना है, आपने स्टार्ट से एंड तक, तो आपको तमाम जितनी भी थेरीज़ हैं इंटेलिजेंस की वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इस एक वीडियो को आपको देखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो रहना है आपने मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है इंटेलिजेंस की। उसके बाद जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड, क्योंकि जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते ना किसी भी चीज़ के, तो आप उसको फर्दर डिटेल में समझ नहीं सकते। तो कॉन्सेप्ट समझना जो है वो बेसिक ज़रूरी है। उसके बाद हम थेरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस कौन कौन सी देखने वाले हैं। वो है जी, आप देख रहे होगे, मोनो फैक्टर है, टू फैक्टर है, मल्टी फैक्टर है, ट्रायर्किक थेरी है, और उसके बाद जी ग्रुप फैक्टर थेरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थेरी है, और उसके बाद क्रिस्टल एंड फ्लूइड थेरी है। तो इनको हम देखेंगे वन बाय वन। तो चलते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस क्या है जी। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है वो मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ दी है अपने हिसाब से। तो बेसिकली इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, या फिर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना, रीजनिंग, यानी कि लॉजिक्स के ज़रिए से रीजनिंग करना, लॉजिकली थिंक करना, चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेना, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसके बारे में हम जो है वो उसका सलूशन फाइंड आउट कर लेना। और उसके अलावा अगर इसको अपने एक लाइन में डिफाइन करना हो तो एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट या फिर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। बेसिकली इंटेलिजेंस जो है वो क्या है? इंटेलिजेंस देख ले, इंटेलिजेंस इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ठीक है। इंटेलिजेंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। वो लैटिन वर्ड कौन सा है? इंटेलिजेंशिया, और जिसका मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इंटेलिजेंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, इंटेलिजेंशिया, जिसका मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी में, तकरीबन 18th सेंचुरी में जो सबसे पहला जो काम है इंटेलिजेंस पे, ठीक है, इंटेलिजेंस पे सबसे पहला जो काम है वो किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक हो गया। सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले इंटेलिजेंस पे काम किया। अच्छा, अब ये तो इंटेलिजेंस पे काम हो गया। अब अगर हम देखें इंटेलिजेंस टेस्टिंग, इंटेलिजेंस टेस्टिंग पे सबसे पहले किसने काम किया? तो वो है जी, या फिर हम इसको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कह लें, या फिर इंटेलिजेंस टेस्टिंग पे सबसे पहले काम किसने किया? तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो वो है जी अल्फ्रेड बीने ने, ठीक है, इन 1905 में अल्फ्रेड बीने ने जो है वो इंटेलिजेंस टेस्टिंग पे काम किया। ये फ्रांस की गवर्नमेंट ने जो है वो इन्हें कहा था कि 3 से 13 साल के आई थिंक सो बच्चे थे जिनकी एज 3 से 13 साल थी। तो उनकी लर्निंग को जानने के लिए कि स्कूल में बच्चे जो किस हद तक जो वो लर्न कर लेते हैं, तो उनकी जो है वो इंटेलिजेंस टेस्टिंग की गई थी, ठीक है। 14 साल तक बच्चों का जो है वो ये अल्फ्रेड बीने ने जो है वो ये इंटेलिजेंस टेस्टिंग स्टार्ट की थी। तो बहरहाल इंटेलिजेंस टेस्टिंग का जो फादर है वो अल्फ्रेड बीने को कहा जाता है। उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज जो है वो भी बीने ने ही दिया था। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट और दूसरा इंटेलिजेंस टेस्टिंग। खाली इंटेलिजेंस नहीं, अगर सिंपल इंटेलिजेंस की बात आएगी तो वो हैं सर फ्रांसिस गाल्टन, फादर ऑफ इंटेलिजेंस सर फ्रांसिस गाल्टन, और फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग बीने हैं, ठीक है, अल्फ्रेड बीने। और कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? बीने ने। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम कुछ चीज़ों को देख लें तो वो है जी 1912 में, 1912 में विलियम स्टर्न ने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था आईक्यू का, ठीक है। आईक्यू का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस कोशेंट। इनके इंटेलिजेंस कोशेंट का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने 1912 में। तो और 1916 में फिर क्या हुआ था? 1916 में टर्मन ने जो है ना वो रिवाइज़ किया था फार्मूले को, ठीक है, स्टर्न के फार्मूले को। एक कह लो कि फुल फॉर्म जो था, फंक्शनल फार्मूला जो था वो
टर्मन ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था 1960 में। अच्छा, अब अगर हम फार्मूला देख लें तो ये कौन सा है, फार्मूला IQ = MA बटा CA × 100। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लें IQ क्या है। IQ का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, स्टर्न ने दिया है, और MA का कॉन्सेप्ट यानी कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट बीने ने दिया है, ये मैंने आपको पहले बताया। और 100 की एडिशन जो है, या फिर आप कह लें कि न्यू और रिवाइज जो फार्मूला है वो टर्मन ने दिया था। ठीक हो गया। अब यहाँ पे MA मेंटल एज का मतलब क्या है, मेंटल एज वो एज होती है किसी भी बच्चे की, आप कह लें कि जिस लेवल तक उसका माइंड जो है वो फंक्शन कर रहा है। ठीक है, हो सकता है अगर बच्चा 5 साल का है ना, तो उसका जो दिमाग है वो हो सकता है 8 साल के बच्चे जितना काम कर रहा हो। ठीक है, तो हम कहेंगे उसकी मेंटल एज है। ठीक है, और CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज वो एज होती है जो जिसको हम कहते हैं कि जितने साल हमें इस दुनिया में आते, या मतलब जितना आप कह लें डेट ऑफ बर्थ जो हमारी होती है, लाइक अगर कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, तो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज होगी। ठीक है, तो जो हमारी मेंटल एज होगी उसको हम रखेंगे ऊपर, क्रोनोलॉजिकल जो एज है उसको नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आपने नहीं भूलना कि 100 से मल्टीप्लाई लाजमी करना है, तो हमारा IQ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जो आता है, इसमें से कोई भी एक चीज़ वो मिस कर देते हैं तो वो आपने फाइंड आउट करनी होती है फार्मूला पुट करके। तो फार्मूला जो आपने याद रखना है, मेंटल एज ऊपर और क्रोनोलॉजिकल एज नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने। ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस के, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो लाजमी 2-3 नंबर का आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी थेरीज़ की तरफ। सबसे पहले जो थेरी है वो है जी यूनिफैक्टर थेरी। यूनिफैक्टर थेरी या फिर मोनोफैक्टर थेरी, ये किसने दी थी, ये अल्फ्रेड बिने ने दी थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जिन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि हर इंसान के अंदर जो होता है ना, वो एक G फैक्टर होता है। ठीक है, एक कॉमन सेंस होती है किसी भी टास्क को करने की। वो जो G फैक्टर होता है, या वो जो कॉमन सेंस होता है, उसको हम अप्लाई करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। यानी कि अल्फ्रेड बिने के मुताबिक कि हर बंदे में एक G फैक्टर होता है। तो अगर वो बंदा उसमें G फैक्टर है और वो उसके अंदर किसी काम को करने की अगर सलाहियत है ना, अगर वो इंटेलिजेंट है, तो वो हर काम को कर सकता है। ठीक है, अगर वो मैथ में लायक है तो इसका मतलब वो उर्दू में भी लायक है, इंग्लिश में भी लायक है, और उसके अलावा अगर वो पढ़ाई में लायक है तो बाकी कामों में भी लायक है। ठीक है, अल्फ्रेड बिने के मुताबिक। लेकिन इस थ्योरी को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि हर बंदा जो है वो हर चीज़ में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। हो सकता है कोई पढ़ाई में लायक हो, कोई किसी टेक्निकल काम में लायक हो, कोई घरेलू कामों में लायक हो। तो मतलब हर बंदा जो है वो किसी और तरीके से लायक हो सकता है, हर काम में जो है वो परफेक्ट या इंटेलिजेंस नहीं हो सकता इंटेलिजेंट। तो इसलिए अल्फ्रेड बिने की जो ये थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज़ कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है जी 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी जो है वो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। अच्छा, आप लोगों ने ना जो जितनी भी थ्योरीज़ हैं उनका एक तो नाम, क्योंकि ये मिक्सअप हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक तो नाम और किसने दी थी ये आप लोगों ने याद लाजमी रखना है सबके। ठीक है, तो ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। अब इसके मुताबिक चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है G फैक्टर और एक होता है S फैक्टर। यानी कि हर इंसान में जो है वो एक G फैक्टर होता है और एक S फैक्टर होता है। G फैक्टर जनरल फैक्टर और S फैक्टर इसको कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर को। अब जनरल फैक्टर जो होता है वो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स स्पीयरमैन ये इन्नेट एबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ। एक लाइक शाहिद अफरीदी हैं, ठीक है, स्पोर्ट्समैन है, वो खिलाड़ी हैं, क्रिकेट बहुत अच्छी खेल लेते हैं, लेकिन वो पहले तो क्या है, वो स्पोर्ट्समैन है। ठीक है, बहुत अच्छी वो स्पोर्ट खेलते हैं। वो हो सकता है वो बैडमिंटन भी खेल लेते हों और क्रिकेट भी खेल लेते हों, हॉकी भी खेल लेते हो। तो ये उनके अंदर एक जनरल एबिलिटी है खेल खेलने की। ठीक है, इनकी बॉडी जो है वो फिज़िकली बहुत ही इस चीज़ को लेके सूट करती है कि वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। ये तो हो गया उनके जनरल फैक्टर। अब किस चीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, तो वो क्रिकेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो क्रिकेट है तो ये उनकी स्पेसिफिक एबिलिटी है। ठीक है ना, अब ये जो स्पेसिफिक एबिलिटी है ना, ये हर एक बंदे की अपनी अपनी होती है। ठीक है, अब स्पेसिफिक एबिलिटी जो है वो हम इन्हांस कर सकते हैं स्पेसिफिक ट्रेनिंग के ज़रिए से। जैसे जैसे हम चीज़ों को बार बार ट्रेन करते रहेंगे, एक्सपीरियंस करते रहेंगे, वो चीज़ जितनी दफ़ा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही वो हमारी चीज़ों बेहतर होती जाएगी। तो स्पेसिफिक फैक्टर जो है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स स्पीयरमैन जो होता है वो इन्हांस हो जाता है स्पेसिफिक ट्रेनिंग से, जबकि जो G फैक्टर होता है वो इन्नेट होता है, उसको हम इन्हांस नहीं कर सकते। ठीक है, ये हेरिडिटरी होता है आप कह लो, तो इसको हम इन्हांस नहीं कर सकते।
ये रहता ही है, लेकिन एस फैक्टर जो है उसको हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग के ज़रिए से, प्रैक्टिस के ज़रिए से इन्हांस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो है जी मल्टी फैक्टर या फिर अनार्किक थ्योरी, जिसको हम 3 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ये थॉर्नडाइक ने दी थी, ठीक है। और अगेन कह रही हूँ, आप लोगों ने नाम याद रखने हैं और किसने दी ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसने जो है थॉर्नडाइक ने की गेव 3 टाइप्स एंड 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या कहा था, ये कहता था कि जनरल एबिलिटी जो उनसी है वो कुछ भी नहीं है। उसने बोला था कि हर इंसान के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती हैं किसी भी काम को करने के लिए। अब वो जो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती हैं ना वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन उनमें आपस में कोई ना कोई चीज़ कॉमन ज़रूर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दीवार है, उसमें जो ईंटें हैं वो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब वो जो ईंटें हैं ना इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर एक भी दीवार में से कि एक भी ईंट निकल जाएगी तो वो दीवार पे असर होगा। तो यानी कि हर एबिलिटी की अपनी एक ख़ासियत है, अपनी एक वैल्यू है, ठीक है ना। तो दीवार जो है वो मुकम्मल है, लेकिन जब एक ईंट निकल जाएगी तो उस दीवार का क्या होगा कि कोई उसमें कमी हो जाएगी। तो हर एबिलिटी की ज़रूरत है और हर एबिलिटी इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है ना। तो और अब ईंटें जो हैं वो एक दूसरे के साथ उनकी जो वैल्यू है, कुछ चीज़ें जो है वो कॉमन है, ऑफ कोर्स ईंटें हैं। तो इसी तरह हमारे अंदर भी कुछ एबिलिटीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो मिल के काम करती हैं, ठीक है, जैसे ईंटें मिल के एक दीवार बनाती हैं। तो ये कहा था थॉर्नडाइक ने। अच्छा, अब थॉर्नडाइक ने जो है वो 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी। वो कौन कौन सी आपको यहाँ पे SCA के नाम से नज़र आ रहा होगा। S मीन सोशल, C मीन कंक्रीट और A मीन अब्स्ट्रैक्ट। सोशल इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस और अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ये क्या होता है ये हम देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। सोशल इंटेलिजेंस क्या है कि यानी कि ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लोगों के साथ जो रिलेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छे से वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, ठीक है, लाइक पॉलिटिक्स वगैरह में। कंक्रीट क्या है कि चीज़ों को हम मैनिपुलेट करते हैं, जब चीज़ों को मैनिपुलेट करके हम चीज़ों का सलूशन निकालते हैं तो वो कंक्रीट इंटेलिजेंस में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में पज़ल गेम देखी होगी, बल्कि अब भी पज़ल बॉक्स मिलता है बच्चों के लिए। तो उस पज़ल बॉक्स को हम बच्चे जो है तोड़ मरोड़ के जो बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, तो ये कंक्रीट इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो जो भी बंदा, जो भी बच्चा ये काम कर लेगा तो एक कंक्रीट इंटेलिजेंस है उसमें। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या है? अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं कि जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, जस्ट आप थिंकिंग के ज़रिए से उस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ एक हम अगर बॉक्स लें, ठीक है, यहाँ हमने एक बॉक्स लिया है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने खुद से यहाँ बनाया। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ठीक है ना। इस पज़ल को हमने कैसे सॉल्व करना है, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, ठीक हो गया। तो सोशल में लोगों के साथ रिलेशन, कंक्रीट में चीज़ों को मैनिपुलेट करना, जिन चीज़ को हम टच कर सकते हैं, ठीक है। पज़ल गेम, या फिर आपने छोटे होते बचपन में किताबों पे देखा होगा रास्ता तलाश करें, ठीक है, तो ये भी कंक्रीट इंटेलिजेंस में आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब 4 एट्रीब्यूट्स भी ये थे थॉर्नडाइक ने, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे LRAS के नाम से मैंने एक कीवर्ड सा बनाया है। L मीन लेवल, R मीन रेंज, A मीन एरिया और S मीन आ जाएगा जी स्पीड। अच्छा, लेवल क्या है? लेवल ये है कि कोई भी अगर पेपर है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो पेपर, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, थोड़े मॉडरेट टाइप होते हैं और टफ़ भी होते हैं। अब कोई बच्चा या कोई भी इंसान जो है वो किस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर लेता है, या फिर कह लें कि किस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करता है, तो वो उसकी लेवल उसमें आ जाएगा, ठीक है, ये लेवल कहलाएगा। रेंज क्या है? किस लेवल के क्वेश्चन उसने कितने सॉल्व किए हैं, ये उसकी रेंज में आ जाएगा। एरिया क्या है? टोटल सिचुएशन को हम कहेंगे लेवल ऑफ रेंज। और स्पीड क्या है कि कोई भी इंसान जो है, कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कितनी जल्दी करता है, तो ये स्पीड में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी मल्टी फैक्टर थ्योरी तक,
ठीक है। तो ये चीज़ें आप 2-3 दफ़ा जब देखोगे ना तब आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों ने जो है ना बड़े ही ध्यान से और तहम्मुल के साथ इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखना है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है जी ग्रुप फैक्टर या फिर ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये दी थी लुइस एल थर्स्टन ने, ठीक है। ये आपने नाम याद रखना है। अच्छा, इसने भी क्या कहा था, इसने भी सिंगल और जनरल एबिलिटी को डिनाई कर दिया था, ठीक है। थर्स्टन ने सिंगल और जनरल एबिलिटी को डिनाई कर दिया था। इसने कहा था हर इंसान में 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब वो 7 डिफरेंट जो एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान में 7 की 7 हो, किसी में कोई एक हो सकती है। तो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ की बात जो है वो किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्स्टन ने की थी। तो प्राइमरी एबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। पहली है स्पेशल एबिलिटी, दूसरी है परसेप्चुअल, तीसरी है न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथी है वर्बल एबिलिटी, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, 5वीं है वर्ड फ्लुएंसी, 6ठी है मेमोरी और 7वीं है रीजनिंग। अच्छा, अब इनको हम थोड़ा थोड़ा मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझा देती हूँ। स्पेशल एबिलिटी क्या होती है कि आप चीज़ों को जो है विजुलाइज़ करके, ठीक है, अंदाज़ा लगा सकें कि हाँ जी ये चीज़ जो है वो यहाँ पे फ़िट आ सकती है। लाइक यहाँ पे अगर एग्जांपल है तो लाइक इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं या आर्किटेक्ट होते हैं, वो आपकी स्पेस को देखते हुए अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ जी इस चीज़ को हम ऐसे सेट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एबिलिटी रखने वाले जो लोग, इसमें इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर आर्किटेक्ट आ जाएंगे। उसके बाद परसेप्चुअल एबिलिटी वाले जो लोग हैं, जिन लोगों में परसेप्चुअल एबिलिटी होती है, ये चीज़ों को परसीव करने की जो है इनके अंदर जो क्वालिटी होती है, इंटेलिजेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। चीज़ों को परसीव करने की, समझने की जो है ना चीज़ों को बहुत अच्छी इनके अंदर एबिलिटी होती है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो ये नंबर्स से रिलेटेड, इनके नंबर्स के ज़रिए से चीज़ों को समझने की इनके अंदर एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैथमेटिक्स में ये लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में ये लफ्ज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लफ्ज़ों के मीनिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लाइक इसमें पोइट वगैरह आ जाएंगे, ठीक हो गया। 5वें नंबर पे है जी वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी का मतलब क्या है कि आप किस हद तक लफ्ज़ों को एक स्पीड के साथ, एक आप कह लें कि एक फ़्लो के साथ जो है वो बोल सकते हैं। आपको बात करना कैसा आता है, आप बातें कैसी अच्छी कर सकते हैं, इसमें वकील वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी मेमोरी क्या है जी, चीज़ों को आप कितनी देर तक जो है आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जी रीजनिंग क्या है, आप लॉजिकली थिंक करना आपको कितना आता है। तो ये है जी 7 प्राइमरी एबिलिटीज़। तो ये जो किसी भी इंसान में कोई भी हो सकती है। तो ये बात की थी, किसने की थी, थर्स्टन ने। अब इसी को थोड़ा सा चेंज किया था किसने, स्टर्नबर्ग ने, ट्रायर्किक थ्योरी के नाम से। और इसने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है, जिसको हम PCA के नाम से याद रख सकते हैं। P मीन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, C मीन क्रिएटिव और A मीन एनालिटिकल। अच्छा, अब इसमें हर जो टाइप है उसके आगे फर्दर एक नाम है। प्रैक्टिकल का है कॉन्टेक्सचुअल, क्रिएटिव का है एक्सपीरियंशियल और एनालिटिकल का है कॉम्पोनेंशियल। अब ये क्या है ये हम देख लेते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है कि कोई भी चीज़, कोई भी काम है, अगर उसको हम अपने कॉमन सेंस यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये लोग जो होते हैं ना, ये प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना जुगाड़ लगाना, कोई भी मसला हो जाए तो उसका जुगाड़ लगा के उसका हल कैसे निकालना है, तो ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आ जाएगा, ठीक है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या है, चीज़ों को नए तरीके से क्रिएट करना, चीज़ों का जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसको नए तरीके से आप कह लो कि सॉल्व आउट करना। एनालिटिकल क्या है, एनालिटिकल में हमारी एकेडमिक्स जितना भी रिकॉर्ड होता है, हमारे एकेडमिक्स मार्क्स आ जाते हैं इसमें। लाइक मैथ में कितने मार्क्स हैं, उर्दू में कितने मार्क्स हैं, तो हमारी एकेडमी से रिलेटेड, हमारे एकेडमिक आप कह लो कि एबिलिटीज़ से रिलेटेड जितना भी हमारा काम है, जितना भी हमारा वर्क है, हमारा जितना भी रिज़ल्ट है, वो आ जाएगा एनालिटिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ठीक हो गया। तो ये बात की थी स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट आ जाते हैं जी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, जिसकी बात की थी हॉवर्ड गार्डनर ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत दफ़ा आता है और आया भी है। इसमें देख लेते हैं। इसने हॉवर्ड गार्डनर ने कहा था कि हम लोग अक्सर यही सुनते आए हैं, ये मिथ भी है कि किसी भी चीज़ को जब हमने याद करना है
तो उस चीज़ को हम या तो उसका लेक्चर सुनते हैं या फिर किताबों से पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन हार्वर्ड ने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी हमने कोई चीज़ सीखनी है तो उसको हम जस्ट किताबों से पढ़े, ये लेक्चर सुने। नो, उसने बोला था हम किसी भी चीज़ को अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसके एक से ज़्यादा तरीके हैं, ठीक हो गया। तो गार्डनर ने ना 8 तरह के जो है वो इंटेलिजेंस की इकसाम बयान की थी, ठीक है, 8 डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। पहले 7 दी थी एंड फिर जो है वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ऐड हो गई थी, और अभी भी इस पर सर्च जारी है, और ये हार्वर्ड गार्डनर जो अभी भी ज़िंदा है और इस पर वर्क हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाती है जी, यहाँ पे मैंने ना एक कीवर्ड बनाया है याद रखने के लिए। अगर आपको ये इजी लगे तो कर लीजिएगा, वरना आप अपने तरीके से भी इसको देख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड बनाया है कलीम, NVM के नाम से, ठीक है। क्लीम मैंने के जो है वो कनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, एल मीन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, आई मीन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, उसके बाद जो आई है उसका है इंट्रापर्सनल, एम मीन है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, उसके बाद एन है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, वी है विजुअल इंटेलिजेंस, और एम है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं जी कनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या है। कनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जिसमें हम अपनी बॉडी को फिज़िकली अच्छे से, उसको आप कह लो कि हम अपनी बॉडी को यूज़ करते हुए कोई भी एक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक इसमें डांसर आ जाएंगे, इसमें एक्टर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी बॉडी को यूज़ करते हुए जो भी हम अपना काम परफॉर्म करते हैं वो कनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आ जाएगा, इनके फिज़िकली हम कोई भी एक्शन जो परफॉर्म करें। उसके बाद आ जाता है जी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक आपको नाम से ही लग रहा है बोलने से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि बोल के हम कोई भी काम जो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लाइक वकील हैं या फिर पोइट वगैरह हैं, वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। उसके बाद इंटरपर्सनल होता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरों के साथ आप किस हद तक जो है बात को समझते हैं, दूसरों के साथ आप किस तरह से ताल्लुकात कायम करते हैं, दूसरों के साथ आपका आप कह लें कि क्या रिलेशन कैसा है। इंटरपर्सनल, इसमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद इंट्रापर्सनल क्या है, खुद से रिलेटेड, आप अपने बारे में जान सकें। लाइक जैसे मैं हु एम आई की बात की, तो आप खुद के बारे में कितना जानते हैं, खुद की आपको फ्लास क्या पता है, आपको अपनी खूबियाँ क्या पता है। तो अपने बारे में जो भी चीज़ है वो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस में आ जाएगी। उसके बाद म्यूज़िकल इंटेलिजेंस जो है उसमें म्यूज़िक से इंटरेस्ट जितने लोगों को है, म्यूज़िकल कंपोजिशन जिसको पता है, जितना भी आप कह लें सिंगर वगैरह, तो ये सारे जो है वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में फॉल करेंगे। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, जो लोग ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, जिन्हें इस चीज़ का शौक़ है, या फिर बॉटनी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आ जाएंगे, जिनको नेचर का शौक़ है। विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस जो प्रीवियस मैंने आपको थ्योरी में बताया है, यानी कि चीज़ों को, स्पेस को देख के, इसमें इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट आ जाएंगे, आर्किटेक्टर के स्पेस को देखते हुए आप चीज़ों को विजुलाइज़ करके उसका हिसाब किताब लगा के उसको सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ जो है वो इसमें आ जाएगी। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, जिनके जो बंदा मैथमेटिक्स में, नंबरिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। तो ये थी जी 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी लास्ट वन, क्रिस्टल एंड फ्लूइड। ये दी थी जी कैटल ने, ठीक हो गया। कैटल ने क्या कहा था, इसने फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टल इंटेलिजेंस की कुछ चीज़ों को थोड़ा एक दूसरे से अपोजिट बताया है। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, ये वो एबिलिटी है जो हमें विरासती तौर पर हासिल होती है, वो इंटेलिजेंस है, वो एबिलिटी है जो हमें विरासती तौर पर हासिल होती है, और ये वक्त के साथ जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती, बल्कि आप कह लें कि 20 तक ये बढ़ती है, उसके बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि हम जो अपने मौजूदा हालात हैं या फिर अचानक होने वाले कोई भी इवेंट है, उसमें हमने जो डिसीजन लेना है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस में आता है। और उसके अलावा इस पर हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकते हैं, चीज़ों को नए तरीके से हम जो है वो सोच सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आर टू लर्न न्यू, इसमें हम चीज़ों को जो है वो नए तरीके से सीखते हैं और उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। और वही बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि ये डिक्रीज़ करती है विद एज, यानी कि 20 से बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज़ नहीं होती। जबकि क्रिस्टलाइज्ड में इंटेलिजेंस में क्या है, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं, हम अपने बड़ों से लर्न करते हैं, ठीक है। और ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, इवन 70s जब हम पहुंच जाते हैं, तो हमारी जो ये क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज होता है, तो वो
वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। और ये हेरिडिटरी नहीं होती बल्कि ये एक्वायर्ड होती है, जबकि फ्लूइड जो है वो हेरिडिटी है। ठीक है, ये विरासती नहीं है, क्रिस्टलाइज जो है वो विरासती नहीं है, और ये इंक्रीज विद एज होती है, ये मैंने जो आपको बता दिया है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है फ्लूइड में कि ये हेरिडिटी है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड जो है वो हेरिडिटरी नहीं है बल्कि ये एक्वायर्ड होती है। फ्लूइडिटी जो है वो इंक्रीज़ नहीं करती वक्त के साथ, बल्कि 20s तक पहुंचने से पहले ही आप कह लो ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जबकि ये जो है वो 70s तक जाती है और ये इंक्रीज़ होती रहती है। ठीक हो गया। तो ये थी कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें नहीं बताई, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई और आप कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हैं, गिवन मेरे मटेरियल में से कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने आराह का इज़हार भी ज़रूर किया करें। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।